पिछले 2 सालों से रीजनिंग में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये केवल बैंक में भी तक ही सीमित नहीं है, एसएससी में भी चेंजेस आ रहे हैं। और इसमें देखिए चीजें तो उतनी नई नहीं है, लेकिन एकाएक अगर एग्जाम हॉल में आ जाता है तो बड़ी मुसीबत हो जाता है। तो इसके लिए जरूरत है कि जो चेंजेस हो गए हैं उसे भी जान ले, जो चेंजेस होने की संभावना है उसे भी जान ले। देखिए आज हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे, जिसमें हम स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जानते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जानते हैं। उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन मैचिंग डेफिनेशन हम नहीं जानते हैं, लॉजिकल गेम्स हम नहीं जानते हैं, एसेंशियल पार्ट हम नहीं जानते हैं। तो इस तरह देखिए 12 टोटल ये लॉजिकल रीजनिंग के फ्रेम्स होते हैं, जिसमें हम सब कुछ नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते कहने का मतलब हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। जैसे हो गया आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मेकिंग जजमेंट, एनालाइजिंग और आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, ये तो हम जानते हैं, थोड़ा बहुत आया भी हुआ है। फिर है थीम डिटेक्शन। तो हम इसमें 6 पार्ट को कवर करेंगे, 6 पार्ट को नेक्स्ट हम वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे हम टोटल चीज को जान लेंगे, सो दैट कि अगर हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, एकाएक ये चीजें हमारे पास सामने आ जाता है, हम थोड़ा भी नर्वस ना हो और हम अपना काम करके निकल जाएं। तो मेरे को आप बोलेंगे कि सर ये तो आए नहीं है। मैं बोलता हूं कि अब जो चेंजिंग हो रहा है बड़ी तेजी से प्लेटफॉर्म में, क्वेश्चंस के टाइप्स में, इसमें नहीं आना, नहीं जानना एक तरह का गुनाह होगा। अगर उसे बड़े आसानी से जाना जा सकता है तो हमें जरूर जानना है। तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, जो आप जानते ही हैं, उसको एक नजर देखते हुए अपने तरीके से हम इसको करते हैं, बिना किसी लॉ का उतना सपोर्ट लिए हुए, रूल्स का उतना सपोर्ट लिए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा इस स्टेटमेंट को देखें। यू आर हियर बाई अपॉइंटेड एज ए प्रोग्रामर with a probation period of 1 year, and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation. A line in an appointment letter. मतलब किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि आपको एज ए प्रोग्रामर 1 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और आपके परफॉर्मेंस को 1 साल बाद रिव्यू किया जाएगा कंफर्मेशन के पहले। अब देखिए, अब एजम्पशन का मतलब है ये जो चिट्ठी से हमें क्या समझ में आता है। द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। मतलब जब किसी का अपॉइंटमेंट किया जाता है तब वो कितना सक्षम है ये बोलना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा है, जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। और साधारणतः जब प्रोबेशन पीरियड में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अपना बेस्ट देके अपना रिकॉग्नाइजेशन लेना चाहता है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, वनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि अंतर्निहित, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके मद्देनजर हम पहला जो एजम्पशन है उसको मान लिया जाए। दूसरा है, बोलता है वनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, मतलब एजम्पशन नंबर 2 जो है वो जो स्टेटमेंट रखा गया है उसके अंदर में अंतर्निहित है। तीसरा बोलता है आइदर 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, दोनों में से कोई एक अंतर्निहित है। डी बोलता है नाइदर 1 नॉर 2 इज इम्प्लिसिट, मतलब दोनों में से कोई भी अंतर्निहित अर्थ नहीं है। ई है बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों एक और दोनों ही अंतर्निहित है। अब जरा फिर से हम स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं।
बोला गया है क्या कि आप प्रोग्रामर के रूप में 1 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और 1 साल के बाद आपके काम का मतलब ये किया जाएगा, इवेल्युएशन किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। अब एजम्पशन में बोलता है द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। हाँ भैया, तभी तो वो 1 साल के बाद तुमने क्या किया उसको देखेगा। तो ये तो अंतर्निहित है। दूसरा है जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। तो दूसरा में भी क्या बोलता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो उस प्रोबेशन के पीरियड में अपने को प्रूफ करना चाहता है, अपने परफॉर्मेंस को दिखाना चाहता है। इसीलिए तो 12 महीने के बाद उसका रिव्यू किया जाएगा। कोई अगर अपने परफॉर्मेंस को इस प्रोबेशन पीरियड में दिखाएगा ही नहीं तो उसका इवेल्युएशन कहां से होगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम इसको देखते हैं 1 साल के बाद देखा जाएगा, इसका मतलब है कि जब उसको ज्वाइन करवाया जाता है तो बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि वो कितना कारगर होगा। दूसरा, वो कितना कारगर होगा वो 1 साल बाद देखा जाता है। उसका मतलब होता है हर बंदा जो अपॉइंट होता है वो कोशिश करता है कि उसकी जो जरूरत है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसको प्रूफ करने के लिए। तो फिर हम क्या बोलेंगे, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। मतलब दोनों जो एजम्पशन दिया हुआ है ये स्टेटमेंट के अंदर में अंतर्निहित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। अब देखिए ट्रेन के कमरे पे लिखा हुआ है क्या, ए वार्निंग इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन। ट्रेन को रोकने के लिए चेन को खींचो। पेनाल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹500 और जो गलत रूप से इसका इस्तेमाल करेगा उनको 500 रुपए दंड देना होगा। तो देखिए सम पीपुल मिसयूज द अलार्म चेन। ये अंतर्निहित है, तभी तो पेनाल्टी रखा गया है। अगर कोई इम्प्रॉपर यूज नहीं करता तो जनाब पेनाल्टी क्यों रखा जाता। दूसरा क्या बोलता है, ऑन सर्टेन ओकेशंस पीपुल मे वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन। कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है सर्टेन ओकेशन में जब लोगों को चलती हुई ट्रेन को रोकना पड़ता है। हां, रोकना पड़ता है, इसीलिए तो वो मैसेज दिया गया है टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन। देखो इसे सो इजी, ये खाली थोड़े से प्रैक्टिस की बात होता है। तो फिर मतलब क्या हुआ कि बोथ दोनों जो अर्थ है कि सम पीपुल मिसयूज द अलार्म चेन, दूसरा ऑन सर्टेन ओकेशन पीपुल मे वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन, ये दोनों ही अर्थ जो है अंतर्निहित है। अब तीसरे में आते हैं, इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। अगर इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। देखिए ध्यानपूर्वक देना होगा। अब एजम्पशन में क्या बोलता है, एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी ए प्रोफेशनल। अब ये तो भैया पता नहीं है, क्या है कि मेरे स्टेटमेंट में प्रोफेशनल शब्द है ही नहीं है, तो फिर ये कहीं से अंतर्निहित होने की बात ही नहीं उठती है। दूसरा है, वन डिजायर्स टू अचीव ए थिंग विच इज हार्ड अर्नड। हर कोई के दिल में एक तमन्ना होता है कि कुछ कठोर काम को करे, मतलब जिसको अर्न करने में मेहनत करना पड़े, जिसको लेने में मेहनत करना पड़े। तो इसीलिए तो आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर बनना आसान है अगर, तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूं। तो इसके मतलब अंतर्निहित क्या है, मैं वैसा कुछ करना चाहता हूं जो आसान नहीं है। तो मतलब क्या है कि देखिए इस स्टेटमेंट में एजम्पशन नंबर 2 जो है वो कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। 1 नंबर नहीं है, क्या कि बोल ही नहीं सकता प्रोफेशनल क्या होता है, लेकिन 2 नंबर अंतर्निहित है, क्योंकि वन डिजायर्स टू अचीव ए थिंग विच इज हार्ड अर्नड। मतलब कोई ये कोशिश करता है कि जो सहजतम से नहीं मिले उसको अचीव करने के लिए। तो आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर एज इंजीनियर इजी टू बिकम एन इंजीनियर, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। इस शब्द के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर में ये अजम्पशन है कि मैं वैसा कुछ करना चाहता हूं जो
करने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो फिर हम क्या बोलेंगे? ओनली assumption 2 इज implicit here। अब एक नए स्टेटमेंट को लेते हैं। द कंसेशन इन रेल फेयर्स, मतलब रेल फेयर में छूट, फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशंस, किसी पहाड़ी पे जाने के लिए, हिल स्टेशंस मतलब पहाड़ के ऊपर जो स्टेशंस होते हैं, हैज बीन कैंसल्ड, मतलब ट्रेन कैंसिल नहीं हुआ है, ट्रेन के भाड़ा में जो कंसेशन था उसे कैंसिल कर दिया गया है। किन के लिए? जो वहां जाते हैं, मतलब जो वहां रहते नहीं है, जो वहां जाते हैं। बिकॉज इट इज नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर, क्योंकि ये उनके लिए जरूरी नहीं है जो हिल स्टेशन में छुट्टियां मनाने जाते हैं। अब देखिए एजम्पशन में क्या बोलता है, रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्संस। हाँ, जो छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं उनके जेब में तो पैसा भरा हुआ है भैया, उन्हें कंसेशन क्या देने की क्या जरूरत है? इस स्टेटमेंट का तो इसका अंतर्निहित माने तो हमें भी दिख रहा है। दूसरा, रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट हिल स्टेशन। रेलवे को एनकरेज नहीं करना चाहिए कि लोग पहाड़ों पे जाकर छुट्टी मनाएं। ये तो कहीं भी स्टेटमेंट पे नहीं बोला हुआ है, ना स्टेटमेंट में ये शब्द कहीं भी अंतर्निहित है। स्टेटमेंट में देखो वन भी उतना अंतर्निहित नहीं है, लेकिन कंसेशन किनके लिए दिया गया है? जो बाहर से हिल स्टेशन में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, उनको जो कंसेशन मिलता था उसे बंद कर दिया गया है। तो इसका मतलब है जो नीडी पर्सन्स है, जो रहते हैं पहाड़ में, वो कभी बाहर जाते हैं तो लौटते वक्त में उनको कंसेशन मिलना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ओनली एजम्पशन 1 इज अंतर्निहित है, इज इम्प्लिसिट, लेकिन 2 नंबर किसी तरह भी अंतर्निहित नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन ए को मारेंगे, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। अब जरा स्टेटमेंट को देखते हैं। द ब्रिज वॉज बिल्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹128 करोड़। 128 करोड़ में कोई ब्रिज बना है। एंड इवन सिविल बस सर्विस इज नॉट यूटिलाइजिंग इट। सिविल बस मतलब जो ऐसे नॉर्मल बस है, सरकारी बस है, वो भी उस ब्रिज को यूज नहीं करता है। व्हाट ए पिटी टू सी इट ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज्ड। बोला क्या हाल है कि जो पैसे को लगाया गया डेवलपमेंट में उसकी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ए सिटीजन्स व्यू ऑन ए न्यू फ्लाईओवर लिंकिंग ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ सबर्ब, मतलब एक ईस्ट और वेस्ट साइड के सबर्ब को एक पुल के द्वारा जोड़ा गया है, जिसके ऊपर 128 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है और उसके ऊपर से एक बस भी नहीं गुजरती। अब देखिए इसका एजम्पशन क्या है। द बिल्डिंग ऑफ सच ब्रिजेस डज नॉट सर्व एनी पब्लिक ऑब्जेक्टिव्स। यह तो नहीं है कि ये एक ब्रिज की बात हो रही है, इस तरह के सारे ब्रिज इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये तो कहीं नहीं बोला हुआ है, ये तो अंतर्निहित है ही नहीं है। दूसरा क्या है? देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। यस, ये कहीं से व्यू लगता है, क्योंकि वो सिटीजन का बोलता क्या है, अरे यार क्या हाल है, यहां पैसे तो खर्च किए गए लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं पे है कि उस स्टेटमेंट जो सिटीजन बोल रहा है, ये जो भारत का नागरिक बोल रहा है उस फ्लाईओवर के बारे में, उसके बोलने का मकसद ही तो यही है कि ये खर्चा क्यों हुआ, खर्चा अगर हुआ है तो बस क्यों नहीं चलाया जा रहा है एक पब्लिक प्रोजेक्ट पे। तो ये जो मिसयूज और अंडर यूज ऑफ द मनी है उसके बारे में ही सिटीजन का वक्तव्य है। तो मतलब है एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिटेड, मतलब इसके अंदर में एजम्पशन नंबर 2 जो है उसका अर्थ घुसा हुआ है। देखिए यहां पे बहुत जगह पे आपको देखेंगे कि तरह तरह के जो कनेक्टेड शब्दों से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग करते हैं, बड़ा शॉर्टकट लगता है, लेकिन ये शॉर्टकट बड़ा ही मिसलीडिंग होता है, कहीं पर भी आपको मैक्सिमम वक्त में आपको धोखा दे जाता है। तो इसके लिए अगर अर्थ को देखेंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा का पूरा मार्क्स आपके जेब में आएगा, कहीं कुछ कटने वटने का मौका ही नहीं मिलता है इसमें। कृपया ध्यान दीजिए, मैचिंग डेफिनेशन भी जो है ये भी स्टेटमेंट आर्गुमेंट का एक और रूप है।
जो अभी तक बैंक के एग्जाम में एक बार केवल आया हुआ था, उसके बाद नहीं आया हुआ है, तो ये किसी भी क्षण आ सकता है और ये करना भी बड़ा आसान होता है। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं और इसे भी अपने जेहन में रखते हैं, कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि जिससे ये अगर आए तो हम मार्क्स लेके निकल जाएं। देखिए यहां पे क्या बोला है, वायोलेटिंग एन अपार्टमेंट लीज, मतलब अपार्टमेंट पे रहने के लिए तो एग्रीमेंट होता है ना, लीज एग्रीमेंट होता है, उसके रूल को तोड़ा गया है। कब होता है? व्हेन ए टेनेंट डज समथिंग प्रोहिबिटेड बाय द लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, वो कुछ ऐसा करता है जो उनके बीच में जो लीगल जो डॉक्यूमेंट बनता है वो उसे करने के लिए मना करता है। दैट ही और शी हैज साइंड विथ ए लैंडलॉर्ड, जिसका टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में साइन हुआ होता है। तो यहां पे ऑथर क्या बोलता है, भैया किसी भी अपार्टमेंट लीज का भंग तभी होता है कि उस डॉक्यूमेंट में जो जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट साइन करता है उसमें से कोई एक पक्ष उसे जो करने को मना किया गया है उसे अगर करता है तो अपार्टमेंट लीज का जो नियम है उसे भंग होता है। अब इसमें देखिए 4 कंडीशंस दिए गए हैं। टीम हैज डिसाइडेड टू मूव टू अनदर सिटी, सो ही कॉल्स हिज लैंडलॉर्ड टू टेल हिम दैट he is not interested in renewing his lease when it expires next month. टीम एक रहने वाला है, वो मकान मालिक को बुला के बोलता है कि भैया अगले मंथ जब ये एक्सपायर कर रहा है तो मैं इसको रिन्यू करने को इंटरेस्टेड नहीं हूं। मतलब चूंकि वो दूसरे शहर में चला जा रहा है, तो देखो वहां तो कुछ गलती किया ही नहीं है। तुम्हारा लीज एग्रीमेंट खत्म हो रहा है अगले मंथ में, बोलता है कि मैं इसको आगे रिन्यू नहीं करूंगा। तो इसमें कहीं पर भी उसने अपार्टमेंट के लीज के रूल में तो कोई वायोलेशन किया ही नहीं है। फिर वैलेरी रिसेंटली लॉस्ट हर जॉब एंड फॉर द लास्ट 3 months ही नेग्लेक्टेड टू पे हर लैंडलॉर्ड द मंथली रेंट दे एग्रीड अपॉन इन राइटिंग व्हेन शी मूव्ड इनटू हर अपार्टमेंट 8 months ago। वैलेरी चलो उसकी जॉब चली गई थी, 3 महीने से वो लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दे रही है, जबकि उसने रेंट एग्रीमेंट जो 8 महीना पहले साइन किया था उसमें उसने ये स्वीकार किया था कि मैं हर महीने टाइम पे रेंट दूंगी। तो ये तो अपार्टमेंट लीज का वायोलेशन हो गया रूल, क्योंकि भाई रेंट में रहना है तो भाड़ा देना है। 3 महीने से नहीं दे रहे, वो दूसरी बात है कि आपकी जॉब नहीं है ने क्या नहीं है, लेकिन आपको लैंडलॉर्ड ने अलाउ नहीं किया है कि भाड़ा बिना दिए हुए रह जाएंगे, तो ये वायोलेटिंग एन अपार्टमेंट लीज हुआ, ये बी नंबर हुआ। अब आते हैं, मार्क राइट्स ए लेटर टू हिज लैंडलॉर्ड दैट लिस्ट्स न्यूमरस कंप्लेंट्स अबाउट द अपार्टमेंट ही हैज एग्रीड टू रेंट फॉर 2 years। मार्क एक चिट्ठी लिखता है, उसमें उसके बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं जो वो जब ये रेंट पे लिया गया था ये डिसाइड हुआ था, लेकिन वो किया नहीं गया, वो लैंडलॉर्ड उसे कर नहीं रहा है, इसके बारे में उसने चिट्ठी लिखा है। देखो यहां पे जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि लैंडलॉर्ड सही में नहीं कर रहा है तो इसको वायोलेटिंग एन अपार्टमेंट लीज नहीं बोला जा सकता है। उसने तो अपना कंप्लेन दर्ज किया हुआ है, लीगली दर्ज किया हुआ है, लैंडलॉर्ड भी उसको लीगली रिसीव किया है। अब लैंडलॉर्ड उस कंप्लेन को ठीक करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है और मार्क की कंप्लेन सही निकलती है तब वो वायोलेटिंग एन अपार्टमेंट लीज होगा, अभी नहीं है इस वक्त, अभी दोनों पक्ष एकदम स्वतंत्र हैं। फिर लेस्ली थिंक्स that her landlord is neglecting the building in which she rents an apartment. She calls her attorney to ask the advice. और एक और भी है, उसे लगता है कि लैंडलॉर्ड को इस बिल्डिंग के ऊपर वो नजर नहीं दे रहा है, बिल्डिंग में जो मेंटेनेंस हो रहा चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपने वकील को बुलाता है। लेकिन इसमें वायोलेटिंग एन अपार्टमेंट लीज अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी यहां भी कंप्लेन है, ये कंप्लेन साबित होने के बाद ही होगा। तो फिर अभी जो फिलहाल है केवल वैलेरी पे केस बनता है, वैलेरी ने 3 महीने का रेंट नहीं दिया हुआ है। तो देख रहे कितना सिंपल है, लेकिन तरीके से सोचना होगा दोस्त, फिर तुम्हारे पास ये इसमें कुछ दम होता ही नहीं है इन चीजों में। क्या बोलते हैं, एन इनफॉर्मल गैदरिंग। इनफॉर्मल गैदरिंग मतलब इन्फॉर्म करके नहीं, ऐसे ही मस्ती करने के लिए। ऑकर्स व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन ए कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर। कैजुअल जा रहे हैं, रिलैक्स में जा रहे हैं,
विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल गैदरिंग। अब कुछ सिचुएशन दिया गया, हमसे पूछा गया भाई कौन सा जो है वो इनफॉर्मल गैदरिंग है। द बुक क्लब मीट्स ऑन द फर्स्ट थर्सडे इवनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो बुक क्लब में तो किताब पढ़ना, किताबों को ये करना, ये मौज मस्ती वाला तो है नहीं, तो इसे हम नहीं बोल सकते हैं कि, और ये हर महीने को थर्सडे को होता है, तो इसे हम इनफॉर्मल गैदरिंग बोल नहीं सकते हैं। दूसरा आता है, आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट हिज promotion, Jeremy and few co-workers decide to go out for a quick drink after work. चूंकि जेरमी को प्रमोशन मिला हुआ है तो सारे दोस्त मिलके उसके जो को-वर्कर्स हैं बोलते हैं कि यार फटाफट चलते हैं, एक छोटा सा ड्रिंक्स लेंगे, मौज मस्ती करेंगे। यस, दिस वन इज द इनफॉर्मल गैदरिंग। ये इनफॉर्मल गैदरिंग है जहां कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर में लोग मिलेंगे। फिर सी है, मेरी सेंड्स आउट 25 इन्वाइटेशन टू द ब्राइडल शावर शी इज गिविंग फॉर हर सिस्टर। अब ब्राइडल शावर वहां का हमारे यहां हल्दी का होता होगा, वहां भी वैसा ही कुछ होता होगा। तो उसके लिए मैरी ने 25 जन को निमंत्रण किया। ये निमंत्रण करना कोई कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर नहीं होता है, तो ये तो किसी ओकेशंस में लोग मिलते हैं, तो अगेन इट्स नॉट ए इनफॉर्मल गैदरिंग। Now the D. Whatever she eats at a Mexican restaurant, Clara seems to run into Peter. तो क्लारा जो है seems to run into Peter. तो देखो ये भी जो है ना, ये कहीं से मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जाके खाने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि कोई इनफॉर्मल गैदरिंग्स है। तो नेचुरली ये जो है यहां पे ओनली बी जो है इनफॉर्मल गैदरिंग्स का ऑप्शन शो करता है, तो हमारे हिसाब से यही आंसर होगा। पोस्टोमस पब्लिकेशन ऑकर्स व्हेन ए बुक इज पब्लिश्ड आफ्टर द ऑथर्स डेथ। मतलब वो जो है जब लेखक का मृत्यु होने के बाद कोई किताब छपता है उसको पोस्टोमस पब्लिकेशन बोलते हैं। चलिए, मतलब मरणोपरांत अगर कोई प्रकाशन होता है तो उसको मरणोपरांत प्रकाशन बोलते हैं। विच सिचुएशन इज बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पोस्टोमस पब्लिकेशन। देखो याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि ये खाली प्रकाशन के बारे में बोला है। रिचर्ड्स इलनेस टुक हिज लाइफ बिफोर ही वॉज एबल टू एंजॉय द अमेजिंग अर्ली रिव्यूज ऑफ हिज नॉवेल। रिचर्ड का जो बीमारी था उसके जीवन को छीन लिया और वो उसके जो नॉवेल का पहला जो लोगों का रिव्यू था वो देख नहीं पाया। तो कहने का मतलब है नॉवेल के प्रकाशन के पहले ही उसकी मौत हो गई। तो ये एक पोस्टोमस पब्लिकेशन तो बनता है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, मेलिसा's पब्लिशर्स कैंसल हर बुक कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर शी फेल्स टू डिलीवर द मैनस्क्रिप्ट ऑन टाइम। तो यहां मेलिसा के बारे में बोलता है कि मेलिसा की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पब्लिशर से वो कैंसिल कर देता है, क्योंकि मेलिसा ने मैनस्क्रिप्ट को, वो लिखे हुए अपनी चीजों को वक्त पे प्रकाशक को नहीं दे पाया। तो यहां पे मेलिसा का ना मौत हुआ है ना उसके और ना किताब छपा है, तो ये दोनों ही कंडीशन है जिसमें तो कुछ बोलने का ही नहीं है। क्लैरेंस नेवर थॉट ही हैड लिव्ड टू सी द थर्ड बुक इन हिज ट्रायलॉगी पब्लिश्ड। तो ये तो सीधी सीधी बात है ना। क्लैरेंस सोचा भी नहीं था कि जब वो तीसरी बुक छपेगा तो वो जिंदा होगा, तो इसका मतलब जिंदा तो है, तो पोस्टोमस पब्लिकेशंस की तो बात ही नहीं होती है। एलिजाबेथ इज ऑनर्ड विथ ए प्रेस्टिजियस लिटरेसी अवार्ड फॉर हर राइटिंग कैरियर। एलिजाबेथ को सम्मान दिया गया एक लिटरेरी अवार्ड से जो अपने वो करियर में लिखी थी। एंड ए डॉटर एक्सेप्ट द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द हर डिसीज्ड मदर। और उसकी जो बेटी थी उसने उस अवार्ड को लिया था। देखिए यहां पे अवार्ड जो दिया गया उस वक्त एलिजाबेथ का मृत्यु हो गया था, ये तो मान लिया गया, लेकिन यहां कहीं नहीं बोला है कि एलिजाबेथ की जो वो किताब जिसके ऊपर को अवार्ड मिला उसके जीवन काल में छपी थी या उसके मृत्यु के बाद छपी थी। तो डी तो केस बनता ही नहीं है, तो फिर केवल ए बनता है
पोस्थुमस पब्लिकेशंस के लिए। तो इसका कहने का मतलब अर्थ के आपको नजदीक जाना होगा, और अर्थ का नजदीक जैसे ही आपको हो जाता है, आपको ये गेम एकदम आसान होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीज से आप मेरे साथ एक मत होंगे कि इनकी अर्थ जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम हर टाइप से हम परिचित हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए नया चीज होगा लॉजिकल गेम। तो ये भी देखिए एक्चुअली स्टेटमेंट एंड एजम्पशन ही है, तो इसमें कुछ लॉजिकल फिगर्स को काउंट करना पड़ता है, और ये शायद आप लोगों को एक दो बार आ भी चुका है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं लॉजिकल गेम्स के ऊपर। देखिए इस सवाल पे क्या लिखा है, रीड द बिलो पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द गवर्नमेंट ऑफ एन आइलैंड नेशन, कोई आइलैंड नेशन है, उसकी सरकार है, इज इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू स्पेंड इट्स लिमिटेड इनकम। वहां की सरकार जो है, उनकी जो थोड़ी बहुत आय है उसको कैसे खर्चा करें उसके बारे में सोच रहे हैं। इट हैज $7 million लेफ्ट इन इट्स बजट। बजट में जो खर्चे का प्रावधान रखा गया था उसमें $7 million अभी भी बचा हुआ है। एंड 8 प्रोग्राम्स टू चूज अमॉन्ग, और 8 जो नीचे लिखे गए प्रोग्राम है उसमें से सिलेक्ट करना है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी हैव ए सरप्लस, एंड ईच प्रोग्राम हैज रिक्वेस्टेड द मिनिमम अमाउंट दे नीड। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है सरप्लस अमाउंट को खर्चा करना ही है, उसको आगे लेके नहीं जा सकते हैं, और जितने भी प्रोग्राम है उसमें जितनी रुपया है उसमें कटौती भी नहीं किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, नो प्रोग्राम में बी पार्शियली फंडेड, मतलब किसी प्रोग्राम में आपको 4 रुपया चाहिए, आप 2 रुपया नहीं दे सकते, आपको देना है तो 4 रुपया ही देना है। द प्रोग्राम्स एंड देयर फंडिंग रिक्वेस्ट आर, तो प्रोग्राम क्या क्या है, और इसके लिए सेनेटर बोलते हैं वहां के एमपी को, उन्होंने क्या क्या मतलब रिक्वेस्ट किया है। जैसे हरिकेन प्रिपेयर्डनेस, मतलब वहां हरिकेन का मतलब होता है जब वहां आंधी तूफान से बचाने के लिए $2.5 million है। हार्बर इंप्रूवमेंट, तो वहां के जितने भी घाट हैं उसकी इंप्रूवमेंट के लिए 2.1 million जो खर्चा होगा। स्कूल म्यूजिक प्रोग्राम के लिए $500 million है। सेनेट ऑफिस बिल्डिंग रीमॉडलिंग के लिए तो वो जो है $1.5 million रखा गया है। एग्रीकल्चर एंड सब्सिडी प्रोग्राम में $2 million रखा गया है। नेशनल रेडियो के लिए $500 million, $0.5 million का खर्चे का ये रखा गया है। स्मॉल बिजनेस लोन प्रोग्राम के लिए $3 million का प्रावधान चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए $4 million चाहिए। ये तो जरूरत है, पैसा केवल है $7 million। Senators from urban areas are very concerned about that there will be funding for a new international airport। जो एमपी शहर से हैं, सेनेटर्स हैं, वो बोलते हैं कि हर हालत में भैया इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। Senators from rural areas refuse to fund anything until money for agriculture subsidies it's appropriated। और जो गांव के एमपी हैं बोलते हैं कि जब तक भैया एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रोग्राम में पैसा नहीं दिया जाएगा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इफ द लेजिस्लेचर फंड्स these 2 programs, on which of the following could they spend as the rest of the money। बोला कि अगर इन दोनों में खर्चा तो करना ही है भैया, करने के बाद जो बचेगा उसको किस में करना होगा। ये तो सीधा जोड़ घटाव का हिसाब है यार। देखो ना, सीधी सी बात है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए कितना चाहिए, $4 million चाहिए, और आपका एग्रीकल्चर के सब्सिडी प्रोग्राम में $2 million, तो 4 और 2 $6 million हो गए। अब $1 million है, लेकिन बोलता है on which of the following could they spend the rest of the money। तो रेस्ट ऑफ द मनी $1 million है। अब हार्बर इंप्रूवमेंट में भी खर्चा हो सकता है, लेकिन यहां देखा गया है कि हार्बर इंप्रूवमेंट के साथ स्कूल म्यूजिक प्रोग्राम है, ये तो नहीं होगा। नेशनल रेडियो, सेनेट ऑफिस बिल्डिंग, द स्कूल म्यूजिक प्रोग्राम एंड नेशनल रेडियो। द स्कूल म्यूजिक प्रोग्राम हम देखते हैं $500 million का है, और नेशनल रेडियो भी $500 million है, तो $500 million मिला लेंगे तो $1 million हो जाएगा।
तो नेचुरली ऑप्शन ए ही इसका एकमात्र आंसर है। तो देखिए ये बहुत ही नाम बहुत उल्टा सीधा करके दिया जाता है, सॉरी उल्टा सीधा तो नहीं बोलूंगा, दैट इज अ लॉजिकल गेम्स, मतलब लॉजिकल, इसमें फिगर गेम है और कुछ नहीं है। तो इसे आपको वैसे करना है। अब देखिए ऊपर का तो सवाल तो वही है, वहां तक हो गया। रेड में लिखा हुआ है, अब ये दूसरा कंडीशन है, इफ द लेजिस्लेचर डिसाइड्स टू फंड द एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रोग्राम, नेशनल रेडियो एंड अ स्मॉल बिजनेस लोन प्रोग्राम। अब भैया यहां बोलता उल्टा हो गया, 7 मिलियन बचा हुआ है, सबने बोला कि पहले भैया एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रोग्राम में भी पैसा लगाना है, नेशनल रेडियो भी लगाना है और स्मॉल बिजनेस लोन प्रोग्राम में भी लगाना है। उसके बाद तो वो कितना हो गया, तो फटाफट आइए जोड़ लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड सब्सिडी जो है 2 मिलियन का है, नेशनल रेडियो तो हमारा आधा मिलियन का है, 2.5 मिलियन हो गया, स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम का 3 मिलियन है, तो 5.5 मिलियन हो गया, तो 1.5 मिलियन बच गया है। अब 1.5 मिलियन को कहां पे लगाएंगे, अब हार्बर इंप्रूवमेंट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो हार्बर इंप्रूवमेंट में 1 मिलियन चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 4 मिलियन, तो 1.5 मिलियन से कुछ ना होने वाला है, तो नहीं होगा। हार्बर इंप्रूवमेंट एंड स्कूल म्यूजिक प्रोग्राम, हाँ हार्बर इंप्रूवमेंट में 1 मिलियन चाहिए, स्कूल इसमें म्यूजिक प्रोग्राम में कितना चाहिए, आधा मिलियन चाहिए, 1.5 मिलियन, और हमारे पास बचा ही हुआ है 1.5 मिलियन, तो ये प्रोग्राम सही है, तो हम ऑप्शन बी में टिक मारेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल चीज है यार, कहीं पर भी कुछ नहीं। हाँ पहली बार आया है और आप कुछ नहीं जानते हैं तो इसको करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कर तो लेंगे लेकिन समझ के करने में जो वक्त जाएगा वो भी बड़ा हानिकारक हो जाता है कि अगर आप दूसरे का समय लेके उसको करने की कोशिश करते हैं तो। अब देखिए यहां तो क्या वही सवाल है, लेकिन यहां बोलता है इफ लेजिस्लेचर डिसाइड्स टू फंड द एग्रीकल्चर सब्सिडी प्रोग्राम, नेशनल रेडियो एंड द स्मॉल बिजनेस लोन प्रोग्राम, हम जानते हैं ये तीनों मिलकर 4.5 मिलियन का हुआ था। द ओनली अदर सिंगल प्रोग्राम दैट कैन बी फंडेड इज, इसमें बोल दिया कि भैया अब है कि एक ही प्रोग्राम में अब पैसा खर्चा किया जा सकता है, तो कौन सा प्रोग्राम होगा, तो आपका हरिकेन तो नहीं होगा, ज्यादा का पैसे का है, हार्बर इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, खाली 1 ही मिलियन है, या सिंगल में करना है, स्कूल म्यूजिक प्रोग्राम भी नहीं होगा क्योंकि आधा मिलियन का ही है, सेनेट ऑफिस बिल्डिंग रीमॉडलिंग वो 1.5 लाख मिलियन का है और 1.5 मिलियन का है, और अपने पास बचा भी कितना है 1.5 मिलियन, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे आते हैं। पहले हमने स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पे था, एजम्पशन से कंक्लूजन कुछ हल्का सा डिफरेंट होता है। मैं इसको बोलूंगा नहीं, जैसे करूंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको डिफरेंस ज्यादा सही नजर में आएगा। तो इसके लिए चलिए हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को करते हैं, और इससे आप परिचित तो है ही हैं क्योंकि ये बहुत सालों से परीक्षा में आ रहा है। अब है कि इन ए वनडे क्रिकेट मैच the total runs made by a team were 200. Out of this 160 runs were made by spinners. बोलता है एक दिन का क्रिकेट मैच था भैया, बहुत आसान है, 200 रन पूरे टीम ने बनाया, उसमें से 160 रन स्पिनर ने ही बना दिया। अब कंक्लूजन क्या बोलता है, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। जल्दीबाजी में करेंगे तो ये सही दिखेगा, लेकिन तो सही है नहीं। टीम में कितने स्पिनर्स है नहीं बोला है, यहां तो ये बोला गया है ये 200 का 160 मतलब 80% जो रन है स्पिनर्स ने बनाया है। इसका मतलब 2 स्पिनर भी बना सकता है, सारे के टीम में स्पिनर है ये तो कहीं नहीं बोला है। दूसरा है द ओपनिंग बैट्समैन वेर स्पिनर्स, किसने बोला भैया, स्टेटमेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो हम देखते हैं क्या है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट के हिसाब से खड़ा नहीं उतरता है, तो हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, नीदर वन नॉट 2 फॉलोज। ना 1 नंबर कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ना 2 नंबर कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब जरा इसको देखते हैं। गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है
गवर्नमेंट ने बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक हो सकता है, उनके चक्कर में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर को एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन बना दिया और सारे के सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे इनकी लुटिया गुम हो गई। अब कंक्लूजन बोलता है गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। हाँ भैया, ये तो अंतर्निहित है, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है कि चूंकि ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दिया इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब गए। तो मतलब अगर फाइनेंस के एक्सपर्टाइज को बैठाया जाता तो ये हालत नहीं होता। दूसरा क्या बोलता है, द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टाइज कमेंसुरेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट। बात को घुमा फिरा के वही बोलता है कि जो इसके जो डायरेक्टर ब्यूरोक्रेट नहीं हो बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो गाड़ी को सीधा लेके जा सकता है। तो सीधी बात है, स्टेटमेंट को ये दोनों कंक्लूजन जो है ये इंप्लिसिट ही है कि दोनों में ही बोला गया है कि जो डायरेक्टर बनेंगे वो फाइनेंस के जानकार और अनुभवी बनना चाहिए। तो ये दोनों ही होता है, तो हम बोलेंगे बोथ 1 and 2 फॉलोज। अब जरा इसको देखें, population increase coupled with depleting resource is going to be the scenario of many developing countries in days to come। बोला है कि विकासशील देशों में जनसंख्या के बढ़ते क्रम में वहां की संपदा जो है घटती हुई जाएगी और ये फ्यूचर में ये हमें देखने को मिलेगा। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या क्या है, खनिज को भी ये कर लेंगे, पेड़ पौधे को भी खाने लगेंगे, हवा को भी लेने लगेंगे, तो हर जगह जो है प्रदूषण और चीजों की कमियां शुरू हो जाएगी। अब बोलता है क्या, द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। जी भैया, ये तो कहीं नहीं बोला हुआ है कि आगे पॉपुलेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज की नहीं बढ़ेगी, इस बात को कहीं नहीं बोला गया है ना। इसका मतलब ये है, it will be very difficult for the government of developing countries to provide its people decent quality of life। yes, ये बोला गया है it will be very difficult, मतलब आगे चलकर। और वहां भी क्या बोला है, in days to come, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में विकासशील देशों के सरकार को उनके जनता के लिए एक सही स्वच्छ जीवन देना बहुत ही मुसीबत होगा। सही बात है, क्योंकि भैया आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है देश की संपदा को वो खाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। तो नेचुरली जो है ये 2 नंबर का जो कंक्लूजन है वो इम्प्लिसिट है, वो अंतर्निहित है। अब आते हैं कॉज एंड इफेक्ट। इसमें है कि ए कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा उसका इफेक्ट है, मतलब कौन सा कारण है और किसके चलते वो कारण है, इसको पता करना है। ये हम आगे चल के चलिए देखते हैं। ये आप हम जानते हैं इसको करना, थोड़ा तरीके से अभी जान लेते हैं। देखिए सवाल में बोला क्या गया है, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। बोले पीछे के कुछ महीनों से डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर की जो बाजार है उसमें ना पेट्रोल की दाम बढ़ी है ना डीजल की दाम बढ़ी है। ये पहला है। दूसरा है द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। और इसका उल्टा जो है, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम जो है काफी तेजी से पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। अब क्या बोलता है, ए बोलता है स्टेटमेंट ए इज द कॉज ऑफ द स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। क्या बोलता है, ये जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ गया, ये क्या हमारे देश में प्राइस नहीं बढ़ा था इसके लिए है? तो सवाल ही नहीं उठता। ये दोनों तो कहीं आपस में लिंक ही नहीं है। देश का पेट्रोल का दाम किसी कारण से नहीं बढ़ा, विदेश का पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इन दोनों में तो कोई लेना देना यहां दिखता नहीं है। फिर दूसरा बोलता है स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट।
बोला चूंकि देश में विदेश में तेल का दाम बढ़ गया इसलिए हमारे देश में तेल का दाम नहीं बढ़ा। ये तो कहीं से भी एक दूसरे का कारण हमें दिखता ही नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। अब यहां पे बोलता है कि दोनों जो ये आपके स्टेटमेंट हैं वो दो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। हम तो जानते हैं कि विदेश के तेल के दाम के ऊपर हमारे देश का तेल का दाम निर्भर करता है, लेकिन केवल वही एकमात्र कारण नहीं है हमारे देश के तेल का कीमत कितना रहेगा। तो फिर हम आते हैं बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉज। अब ये बोलता है कि दोनों जो स्टेटमेंट दिया गया 1 नंबर या 2 नंबर दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग कारण हैं। हां ये लगता है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। ठीक है ना, वो अलग अलग कारण के चलते हुआ है, ये खुद अलग स्वतंत्र कारण नहीं है। इनके एक के दाम बढ़े दूसरे के दाम नहीं बढ़े, ये दो अलग जो घटनाएं हुई है उसका कारण दोनों के लिए अलग है, एक ही कारण नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, डी पे मानेंगे। देखिए यहां पे सोच की थोड़ी सी जटिलता आती है, इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिमाग से एकदम सही रूप में बैठ जाता है। हम तो जानते ही हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कारण क्या है, कारक कौन है। चलिए अब इसमें देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फिक्स्ड द फीस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज offered by the unaided institution which are much lower than the fees charged last year. सरकार ने इस साल क्या किया है, प्रोफेशनल कोर्स जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट सहायता नहीं देती है उनकी जो है वो क्या फी लेंगे वो पिछले साल उन्होंने बांध दिया, नक्की कर दिया, तय कर दिया। दूसरा क्या बोलता, पेरेंट्स ऑफ हिज एस्पायरिंग स्टूडेंट लॉन्च्ड ए सीवियर एजिटेशन लास्ट ईयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई फी चार्ज्ड बाय द अनएडेड। अब क्या है, जिसके कारण उन्होंने तो सरकार ने फिक्स कर दिया था, अब है कि उसके चलते पेरेंट्स ने बहुत बड़ा झमेला खड़ा कर दिया, विद्रोह खड़ा कर दिया। तो सीधी बात है, पेरेंट्स ने विद्रोह क्यों किया, कारण क्या है, कारण है कि आपके सरकार द्वारा जो है फी जो तय किया गया है वो पिछले साल से भी कहीं ज्यादा है। तो कहने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट 2 है वो कारण है, और किसके चलते हुआ है, कारक कौन है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है। तो स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। आइए अब एक और देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। रिजर्व बैंक ने कुछ छोटे बैंक के ऊपर हमारे देश में हैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। सेकंड बोलता है द स्मॉल बैंक इन द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया are not in a position to withstand the competition of the bigger in the public sector। क्योंकि ये छोटे बैंक और कोऑपरेटिव जो बैंक हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो बड़े बैंक के साथ कंपटीशन में खड़ा हो सकें। तो चलिए जरा हम सोचते हैं किसके कारण हुआ और क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, मतलब यही सोचते हैं। तो क्या बोला कि छोटे बैंक जो हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, वो बड़े बैंकों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। क्या, कौन सी कंपटीशन, बेटर सर्विस देने की कंपटीशन। तो नेचुरली है, और ये बैंक या कोई भी संस्था कैसे जिएगा, जब वो प्रॉपर आपका सर्विस कस्टमर को देगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ने कुछ नियम शर्त जारी कर दिया कि अगर आपको बैंक चलाना है ये छोटे बैंकों के लिए तो आपको ये सब करना ही होगा। मतलब मैं अगर इसको आगे बढ़ा के बोलता हूं तो कस्टमर को जो मिनिमम जरूरत की सर्विस है वो देना होगा। तो इसमें कारण क्या है,
The small bank in the private and cooperative sector in India are not in a position to withstand. ये क्या है? स्टेटमेंट 2 इज द कॉज। और इसके इफेक्ट क्या हुआ? रिजर्व बैंक ने उन पे शर्त आरोप किया, दैट इज द इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए अब एसेंशियल पार्ट के बारे में जानते हैं। देखिए ये भी कथन वही है कि इसमें एक पार्ट देखा जाता है जिसके बिना बगैर कथन की कोई सत्यता साबित ही नहीं हो सकता है। तो यह बहुत ही आसान है, लेकिन तो भी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि कहीं कहीं हम फंस जाते हैं। तो चलिए एसेंशियल पार्ट जो शायद लगता है इस बार आ जाएगा बैंक में, तो उसे हम देखते हैं। देखिए इसका पहले क्या बोला जाता है एसेंशियल पार्ट में? ईच क्वेश्चन हैज एन अंडरलाइंड वर्ड followed by the 4 answer choice. You will choose the word that is necessary part of the underlined word. बोला क्या, एक आपका अंडरलाइन किया हुआ शब्द दिया गया है। अब आपको 4 विकल्प दिए गए, उन 4 विकल्प में से चुनना है कि जिसके बगैर ये जैसे जो शब्द दिया गया है उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो जैसे चलिए हार्वेस्ट मतलब होता है फसल को काटना, ठीक है ना। तो देखिए ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ऐसा तो नहीं है, अब तो फसल तो कभी भी काटे जाते हैं, कभी भी पैदा किया जाता है। स्टॉक पाइल, यस, फसल को काटने के बाद एक जगह ढेर लगाया जाता है, हम नहीं भी लगा सकते हैं। फिर है ट्रैक्टर, एकदम निहायत जरूरी नहीं है, हम तो बैलगाड़ी से भी माल लेके जा सकते हैं। क्रॉप का मतलब फसल। अगर खेती होगा कहां से अगर फसल ही नहीं होगा तो नेचुरली क्या है, ये जो वर्ड है वो एकदम इसके एसेंशियल पार्ट है। हार्वेस्ट का एसेंशियल पार्ट क्या है? क्रॉप है। तो हम डी पे हम टिक मारेंगे, यही राइट आंसर है। अब देखिए दूसरा शब्द है डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब ही हम जानते हैं मरुभूमि, ठीक है ना, रेगिस्तान। तो कैक्टस तो ठीक है, नागमणि का पेड़ होता है, ऐसा नहीं है कि जहां कैक्टस नहीं है वहां डिजर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। एरिड, अगर मरुभूमि है तो सूखा होगा, वो ठंडे में भी सूखा हो सकता है, गर्मी का भी सूखा हो सकता है, लेकिन सूखा जरूर है, पानी नहीं है वहां पे। तो डिजर्ट के साथ जो है पानी का अभाव जो है ये शब्द जुड़ा हुआ है, तो यही इसकी सही आंसर होगा। अब इस शब्द को देखते हैं बुक। बुक के साथ क्या है? अब बुक तो फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। क्यों भैया, साइंस की भी तो किताब हो सकती है, तो ये नहीं चलेगा। पेजेस, हाँ कोई भी किताब बिना पन्ने की तो हो ही नहीं सकती है। पन्ना होगा तभी तो छपेगा, पेज होगा तभी तो छपेगा, तभी तो वो बुक बनेगा। तो इसका मतलब ये एकदम सत्य है कि अगर कोई भी बुक है तो उसका एसेंशियल पार्ट क्या है? पेजेस है। तो फिर हम किस पे टिक मारेंगे? ऑप्शन बी पे मारेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अभी 6 टाइप्स देखा, कल हम और 6 टाइप्स को देखेंगे, और 12 टाइप्स को देखने के बाद आप समझ जाइए कि इसको थोड़ा सा देखेंगे, इसमें कोई मेहनत नहीं होता है, 3 मार्क्स जेब में होता है, बस इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान जरूर देंगे।